Hello, my name is Anjali Mishra. I have started the chapter that is breathing and exchange of gases from NCERT 11th standard. Now, अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि कौन से ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, और उसके बाद से रेस्पिरेटरी पाथवे, अपर एंड द लोअर रेस्पिरेटरी पाथवे क्या होते हैं, कौन से ऑर्गन्स होते हैं. ये सारी चीज़ें हमने देख ली है. अभी नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है दैट इज़ कंडक्टिंग जोन एंड द रेस्पिरेटरी जोन. अभी यहाँ पे देखते हैं कि कंडक्टिंग जोन क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड द ब्रीदिंग का जो भी मैकेनिज्म है. तो कंडक्टिंग जोन क्या होता है? कंडक्टिंग जोन वो पार्ट, वो ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी पाथवे का वो ऑर्गन जहाँ पे कंडक्शन होता है. कंडक्शन मतलब कि पासेज ऑफ एयर, जो इनहेल किया है एयर, वो कहाँ कहाँ से कंडक्ट हो रहा है, वो कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, उसको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन. उसके बाद आता है, कंडक्टिंग जोन के बाद आता है रेस्पिरेटरी जोन. रेस्पिरेटरी जोन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है. तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है रेस्पिरेटरी जोन में, जहाँ पे आपके पास होगा ब्रोंक्यूल्स, दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्यूलाई डक्ट एंड द एल्यूलाई. ये पार्ट, ऐसा पार्ट रेस्पिरेटरी पाथवे का जहाँ रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन. और ऐसा पार्ट जहाँ पे सिर्फ इनहेल्ड एयर का कंडक्शन होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन. कंडक्शन ऑफ एयर इन कंडक्टिंग जोन एंड सिंपल डिफ्यूजन होता है रेस्पिरेटरी जोन. ठीक है. उसके बाद से हम देखेंगे कि कंडक्टिंग जोन में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कंडक्शन के लिए बने हुए हैं. जो कंडक्शन मतलब कि एयर को बस पास कराने के लिए बने हैं, जिसमें सीलिया वगैरह होती है जिससे पासेज होता है, सिर्फ कि एयर जो हमने इनहेल किया है वो जल्दी से एल्यूलाई तक जाने का काम कराए. वो सारे ऑर्गन्स देखेंगे इन कंडक्टिंग जोन. और उसके बाद से ऑर्गन्स देखेंगे जो डिफ्यूजन का काम कराते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली एक्सचेंज होता है गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स को मिलता है, और ब्लड वेसल्स से हम लोग लेते हैं, ब्लड से लेते हैं CO2. ये रेस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन के ऑर्गन्स देखेंगे कि कौन डिफ्यूजन सपोर्ट करेंगे और कौन कंडक्शन. तो पहला ऑर्गन्स है नॉस्ट्रिल. तो हम लोग नाक से ही सांस लेते हैं. नॉस्ट्रिल मतलब द एक्सटर्नल लेयर, यहाँ से कंडक्शन स्टार्ट होता है, एयर इनहेल किया, उसके बाद से वी गेट गो टू नेजल चेम्बर, जो कि अपर रेस्पिरेटरी पाथवे का पार्ट है, वो हमने जो देखा था. तो नेजल चेम्बर, वहाँ पे भी कंडक्शन होता है, एयर को पुश किया जाता है पीछे. फिर उसके बाद से नेजल कैविटी, वहाँ पे कंडक्शन होता है. देन फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद से लैरिंग्स, एयर लैरिंग्स तक आएगी. लैरिंग्स से कहाँ? ट्रैकिया, लंग्स, एयर ट्रैकिया तक जाएगा. ट्रैकिया के बाद से द ट्रैकिया विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स फ्रॉम करीना से 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, दैट इज ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस. तो वो होगा प्राइमरी सेकेंडरी, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी. तो हमें 3 ब्रोंकाई दिखेंगे जो कि सपोर्ट करेंगे क्या? कंडक्शन ऑफ एयर, मतलब एयर को बस धक्का देंगे कि आगे जाए. फिर उसके बाद से ब्रोंक्यूल सबसे और पतले पतले विंड पाइप होते हैं. तो हम देखेंगे कि जो इनिशियल एंड द टर्मिनल ब्रोंका है, सिर्फ वही सपोर्ट करते हैं क्या? कंडक्शन मतलब कि एयर को और ज़्यादा अंदर लोअर रेस्पिरेटरी पाथवे में ढकलना या फिर एल्यूलाई तक लेके जाने का काम. तो ये सारे लोग स्टार्टिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू नेजल चेम्बर टू नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड द ब्रोंक्यूल, दैट इज इनिशियल एंड टर्मिनल, ये सारे लोग क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ कंडक्शन ऑफ एयर. हम इसके बाद से देखेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से कंडक्शन होती है, वो नेक्स्ट पार्ट में. वो भी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहे कि ये कंडक्टिंग जोन में कौन कौन से लोग आते हैं. पर रेस्पिरेटरी जोन देखो, रेस्पिरेटरी जोन जहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होता है. तो सिंपल डिफ्यूजन होता है कहाँ पे? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, देन एल्यूलाई डक्ट में और एल्यूलाई में. मतलब कि ये 3 जो ऑर्गन्स हैं इनमें सिर्फ क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मतलब कि सिंपल डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कौन से गैसेस एक्सचेंज करेंगे? CO2 को हम लोग लंग्स को देंगे, और जो भी एयर हमने लेके आए हैं कंडक्टिंग जोन से, वो इनके थ्रू दिया जाएगा किधर? इनटू द ब्लड वेसल्स. तो ये 2 पार्ट हो गए, कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन. अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि इनके बाद से इनके कौन कौन से सेल्स होते हैं जो इनके काम में, इनके फंक्शंस में हेल्प करते हैं. द नेक्स्ट इज जो कंडक्टिंग जोन है, यहाँ पे क्या होते हैं? देखो, कंडक्टिंग जोन का इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे होता है सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम.
epithelium and pseudostratified cell. Pseudostratified cell and ciliated columnar. इनके पास सीलिया होता है, मतलब सपोज एक कोई भी पैसेज है, सपोज नोज से स्टार्ट हुआ, लैरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स, ये फेरिंग्स है, फिर ये लैरिंग्स है, यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे नेजल कैविटी होगी, ठीक है। सो ये सॉरी डायग्राम अच्छा नहीं है मेरा, तो ये लैरिंग्स है, ये फिर ये ट्रैकिया है, तो हम देखेंगे ट्रैकिया बाइफर्केट हो जाएगा, है ना, एट दी T5th थोरैसिक वर्टिब्रे, है ना, तो ये करीना है। देन इसके बाद से ये ब्रोंकियोल्स है, ये हो गया आपका प्राइमरी ब्रोंकियोल, दिस इज प्राइमरी, दिस इज ये पार्ट, यहाँ से ये पार्ट हो गया सेकेंडरी, ये पार्ट हो गया सेकेंडरी ब्रोंकियोल, यहाँ से हमें मिलेगा टर्शरी ब्रोंकियोल, एंड देन टर्शरी के बाद आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, सॉरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, देन दी इनिशियल ब्रोंक्यूल, एंड इनिशियल भी टूटेगा और ज़्यादा तो किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल। यहाँ तक का जो पार्ट है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम नोज एंड देन टू नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई का है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, यहाँ पे ये टर्शरी। सो हम ये देख सकते हैं कि ये जितना भी पार्ट बनाया है ये कंडक्शन का काम करता है। तो कंडक्शन कराता कौन है, ऐसे क्या चीज़ है जिससे कि एयर का पासेज सिर्फ होता है, डिफ्यूजन नहीं होता है। तो यहाँ पे होता है सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल सेल। तो मतलब इनके सपोज में इसका सेक्शन लूँगी, डायसेक्शन, तो यहाँ पे कैसे सेल्स मिलेंगे, कोलुमिनार सेल्स मिलेंगे, कोलुमिनार सेल्स मिलेंगे। और काम क्या होगा, सीलिया, और ये भी मोटाइल सीलिया होता है जो एक ही डायरेक्शन में बीट करेगा, ये हो गए कोलुमिनार सिलिएटेड सेल। सीलिया बीट इन वन डायरेक्शन और इन यूनी डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये हम सीलिया देखेंगे, सीलिया कोई भी पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या कोई भी पैथोजन को बाहर निकालने का भी काम करता है, और इनके सेल्स कंडक्शन का भी काम कराते हैं कि एयर को भी रेस्पिरेटरी पाथवे में भेजा जाए, मतलब कि आगे। उसके बाद से हमें एक और चीज़ दिखता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल। सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल क्या होता है, ये कोलुमिनार सेल्स ही होते हैं जिनके न्यूक्लियस इरेगुलरली अरेंज होते हैं। सपोज एक कोलुमिनार सेल से लंबे लंबे पिलर लाइक, ओके, तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियस यहाँ पे अरेंज है, किसी का यहाँ पे, सो दिस इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल। तो ये दो टाइप के सेल्स मिलते हैं कहाँ पे, कंडक्टिंग जोन पे। और कंडक्टिंग जोन का काम क्या होता है, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में हेयर्स होते हैं वेस्टिब्यूल्स में जो कि डस्ट पार्टिकल निकालते हैं, तो क्लीनिंग का काम हो सकता है कहाँ पे, कंडक्टिंग जोन में, क्योंकि कंडक्टिंग जोन स्टार्ट होता है नोज से। फिर हमने देखा था कि नेजल चेम्बर में क्या होता है कि म्यूकस होता है, तो म्यूकस सिक्रेट करेंगे कहाँ से, नेजल चेम्बर से। एंड नेजल कैविटी जहाँ पे मॉइस्चनिंग ऑफ एयर होता है, ह्यूमिडिफिकेशंस होता है और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अगर मतलब कोल्ड एयर ले लिया तो उसको वार्म करने का काम नेजल कैविटी में चलता है। तो नेजल कैविटी किसका पार्ट है, कंडक्टिंग जोन का। तो जो भी उनका फंक्शन है वही इनका भी फंक्शन होगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं ये तो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये सेल्स जो मिलते हैं, अभी हम यहाँ पे इनका फंक्शन देख सकते हैं, दैट इज कंडक्टिंग जोन का, दैट इज क्लीनिंग। सबसे पहले है कंडक्शन ऑफ एयर, सबसे प्राइमरी फंक्शन है कंडक्शन ऑफ इनहेल्ड एयर। दूसरा फंक्शन है क्लीनिंग, जो कि वेस्टिब्यूल में होता है नोज के, क्लीनिंग ऑफ इनहेल्ड एयर। क्लीनिंग मतलब इनहेल्ड एयर जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है उनको बाहर निकालने का काम, फिल्टरेशन का काम। तीसरा है नेजल केविटी में जाएंगे या नेजल चेम्बर में जाएंगे तो म्यूकस सिक्रेशन का काम होगा, म्यूकस
म्यूकोसल सिक्रीशन, सो दैट ये भी क्या करेगा, म्यूकोस सिक्रीशन भी क्या करेगा, पैथोजेंस को बाहर निकालेगा। तो व्हाट यू कैन से, फिल्टरिंग पैथोजेंस। फिर उसके बाद से हम देखेंगे नेजल कैविटी में जो हमने पढ़ा था सेम चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, इनका भी वही फंक्शन होगा, क्योंकि नेजल कैविटी में हमने बहुत सारे फंक्शन देखे थे पिछले लेक्चर में, तो वो हम देखेंगे। दैट इज यहाँ पे होगा मॉइस्टनिंग ऑफ एयर, मॉइस्टनिंग ऑफ एयर। दूसरा क्या होता है फंक्शन यहाँ पे, देन दैट इज ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। मॉइस्टनिंग को ही ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं, एक ही बात है, मॉइस्टनिंग ऑफ एयर या ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन फिकेशन ऑफ एयर जो भी इनहेल किया है। एंड देन पांचवा फंक्शन है कि जो भी आपने एयर, अगर कोल्ड एयर इनहेल किया तो कोल्ड एयर को हम लोग क्या करेंगे, अंदर जाने के बाद से वो क्या होगा, वार्म हो जाएगा, तो यहाँ पे वार्मिंग होगी। और यू कैन से टेम्परेचर मेंटेनेंस, टेम्परेचर मेंटेन होगा, टेम्परेचर मेंटेनेंस ऑफ एयर इनहेल्ड और इनहेल्ड एयर। जो भी हमने एयर इनहेल किया उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। जो भी नेजल कैविटी का फंक्शन है वो यहाँ पे लिख देना है। कंडक्टिंग जोन का भी वही फंक्शन होगा, वेस्टिब्यूल का जो फंक्शन है वही यहाँ कंडक्टिंग जोन का फंक्शन होगा। तो फंक्शन इज़ वेरी ईजी कि फिल्ट्रेशन कराओ, मॉइस्चनिंग कराओ, ह्यूमिडिफिकेशन कराओ, कंडक्शन कराओ। तो ये सारे फंक्शंस हैं किसके, कंडक्टिंग जोन के। स्ट्रक्चर ये है, कहाँ से स्टार्ट होता है, लाइक फ्रॉम नोज टू फेरिंग लैरिंग्स, ये नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी। फिर यहाँ यहीं पे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो पाती है, दैट इज़ ह्यूमिडिफिकेशन, टेम्परेचर मेंटेनेंस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। यहाँ पे ये सारे हैं कि इनको पुश करते हैं एयर को, और ये किससे पॉसिबल होता है, सिलेटेड एयर है, फिल्टरिंग का भी काम करता है और पुशिंग का भी काम करता है कि एयर और आगे जाए। ठीक, अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लेना है कि दैट इज़ जो हमें कंडक्टिंग जोन बोला है, इसको एक और नाम है, दैट इज इसको बोलते हैं एनाटॉमिकली डेड स्पेस एरिया। डेड स्पेस एरिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफ्यूजन नहीं होता, इसलिए इसको डेड स्पेस बोलते हैं। दूसरा एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 150 ml ऑफ एयर हमेशा ट्रैप रहता है, कहाँ पे, कंडक्टिंग जोन में। मतलब कि देखो, हम नॉर्मली आगे चल के हम पढ़ेंगे कि नॉर्मली हम लोग इनहेल करते 500 ml ऑफ एयर एंड एक्सहेल करते 500 ml ऑफ एयर, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। लेकिन जो हम इनहेल करते 500 ml, उसमें से 150 ml तो इधर ही रह जाता है, वो आगे एल्वेलाई तक जाता ही नहीं है, जिसको ट्रांसफ्यूज करा, मतलब उसको हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि वो यहीं तक फंस के रह जाता है। कितना, 150 ml। सो 150 ml ऑफ एयर ये हमेशा रहेगा कहाँ, कंडक्टिंग जोन में, मतलब ये इधर पूरा ट्रैप रहेगा 150 ml ऑफ एयर। दूसरी चीज़ मुझे जो बतानी थी, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, कि हमने पिछले लेक्चर में ट्रैकिया जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, हलाइन कार्टिलेज, सी शेप हलाइन कार्टिलेज है ना। तो ये जो हलाइन कार्टिलेज होते हैं 16 से 20 होते हैं ना यहाँ पे, तो इनका काम क्या होता है, ये एक तो सपोर्ट देंगे और दूसरा कि ये कोलैप्स नहीं करने। जैसे कि अब एयर आपने एक्सहेल किया, तो एक्सहेल करने के बाद से ये भी तो हो सकता है कि ये फ्लैट हो जाए, एकदम से चिपक जाए, है ना। तो वो बचाता है कौन, वो सपोर्ट कौन देता है, हलाइन कार्टिलेज, जो सो दैट कि वो ट्रैकिया जो है वो इन्फ्लेट ना हो। और दूसरा एयर जो इसमें है, इसके वजह से भी इन्फ्लेशन नहीं, कोलैप्स नहीं हो पाता। तो ये दोनों इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एयर इसलिए ट्रैप है, और दूसरा हलाइन कार्टिलेज का भी, हाइलिन कार्टिलेज का भी मतलब वही है कि जिससे कि कोलैप्स ना हो ट्रैकिया। दूसरी चीज़ आपको एक मुझे और बात बतानी थी, दैट इज़ यहाँ पे जब हम ट्रैकिया में देखते हैं तो हाइलिन कार्टिलेज कैसा होता है, हाइलिन कार्टिलेज सी शेप, मतलब कि इनकम्प्लीट होता है। मतलब ब्रोंकियोल्स वगैरह में जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्यों होता है सी शेप, क्योंकि पीछे ईसोफेगस है, बट यहाँ पे कोई ईसोफेगस नहीं है, तो ये रिंग रहता है। जो हाइलिन कार्टिलेज है
वो रिंग फॉर्म में होता है, ना कि इनकम्प्लीट। तो ये दो चीज़ मतलब पिछले लेक्चर से जो थोड़ा बहुत नहीं बता पाई थी, तो ये अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना। तो ये होगा कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन के बाद से अभी हम लोग क्या देखेंगे, कंडक्टिंग जोन के बाद से रेस्पिरेटरी जोन। यहाँ पे अब चीज़ें खत्म हो गई। कहाँ तक होता है कंडक्टिंग जोन? टिल द टर्मिनल ब्रोंकाई। अब कंडक्टिंग जोन के बाद से हम लोग देखेंगे दैट इज रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन ऐसी जगह जहाँ पे रेस्पिरेशन हो, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मान लो ये टर्मिनल था, तो टर्मिनल इसका पार्ट नहीं था। टर्मिनल सपोज करो, टर्मिनल छोड़ दो, यहाँ पे अगर मान लो ये रेस्पिरेटरी, इसके पहले टर्मिनल था, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अभी है ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी ब्रेक होगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में ही स्टार्ट हो जाता है क्या? कंडक्शन। तो ये ऐसे भी होता है कि जहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाए। फिर ये है एल्वियोलाई डक्ट, यहाँ पे भी कंडक्शन चालू हो जाएगा। इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, कहीं कहीं ऐसे सोलन पॉट दिखते हैं। सो ये हो गया क्या? एल्वियोलाई डक्ट। डक्ट बहुत पतले होते हैं, जहाँ पे डिफ्यूजन पॉसिबल हो। एक सेल से ही बने होते हैं ये सब। और उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तुमको ये गुच्छे दिखेंगे, जिसको क्या बोलेंगे? इन गुच्छों को क्या बोलेंगे? दैट इज एल्वियोलाई। 9 से 12 होते हैं एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे। सो हम देख सकते हैं कि दिस इज व्हाट? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को अगर एक एक ऐसे जूम करके दिखाओगे ना, एक एल्वियोलाई, एक एल्वियोलस, एल्वियोलस, ये क्या है? पूरा एल्वियोलाई, ये एल्वियोलस। जब एक दिखाओगे तो मैंने पिछली बार ही बताया था कि ये किससे बना है? स्क्वैमस एपिथेलियल, दैट इज न्यूमोसाइटिक सेल। तो यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में देखा था न्यूमोसाइटिक सेल से बनते हैं या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। एपिथेलियल यहाँ पे न्यूमोसाइट 1 एंड न्यूमोसाइट 2 सेल्स होते हैं। ये जो होता है ये सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन का काम करेगा, एक्सचेंज करेंगे गैसेस को। जो ऑक्सीजन लेके आए उनको ब्लड वेसल्स को देगा और ब्लड वेसल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। बट जो ये 2 है ये क्या? सरफेक्टेंट रिलीज करेगा, दैट इज लेसिथिन। और जिसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं करते हैं, ये कोलैप्स नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि टेंशन, सरफेस टेंशन को क्या कर देता है ये सरफेक्टेंट? लोअर। दिस लोअर्स द सरफेस टेंशन। कि पिछले लेक्चर में ये बताया था। तो इसलिए ये कोलैप्स नहीं होता है, मतलब कि ये तनाव बना रहता है इसके इस पे। सिंपल डिफ्यूजन कौन करता है? न्यूमोसाइट 1, दैट इज ये सेम है। न्यूमोसाइट जो है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। तो हमने एल्वियोलाई का तो देख लिया कि न्यूमोसाइटिक सेल्स होते हैं या सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। ये जो रेस्पिरेटरी जोन है ना, यहाँ पे भी क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। यहाँ पे भी क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। क्यों? क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियल ही हमारा क्या करेगा? कराएगा डिफ्यूजन। यहाँ पे भी क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। यही वाले लोग क्या कराएंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और कोई नहीं, यही स्क्वैमस एपिथेलियल कराते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियल में हमको मिलेगा, देखो स्क्वैमस एपिथेलियल यहाँ पे भी, एल्वियोलाई में भी। मतलब ये पूरे रेस्पिरेटरी जोन में रेस्पिरेशन पॉसिबल है, ये डिफ्यूजन पॉसिबल है, क्योंकि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल है। अभी इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हमने क्यूबॉइडल लिया, या मान लो एक सेल लिया कोलमनार, ठीक है, ये क्यूबॉइडल, और एक लिया स्क्वैमस, तो तुम बताओ डायमीटर किसका कम है? डायमीटर इसका कम है, इसका कम है, इसका। तो सबसे कम डायमीटर कहाँ होता है? स्क्वैमस में होता है। तो जो एयर होता है वो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पासेज के लिए, तो जल्दी से डिफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए हम मतलब इसीलिए ऐसे ही भगवान ने बनाया कि स्क्वैमस एपिथेलियल हो, बाकी इन लोग का कोई काम नहीं है। और कभी कभी हमने सुना है कि जैसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं वहाँ पे क्यूबॉइडल भी मिल जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, जहाँ पे कंडक्शन होता है, ना कि रेस्पिरेशन। बट रेस्पिरेशन तो प्योरली होगा किसकी वजह से? दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल।
तो हमने 3 पार्ट देखे किसमें, रेस्पिरेटरी जोन में, दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई डक्ट एंड एल्वियोलाई। और इन सब में क्या होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जो ऑक्सीजन लेके आए हैं थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी पाथवे फ्रॉम द कंडक्टिंग जोन, तो वो अब क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब कि ब्लड वेसल्स, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहेंगे, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में जो CO2 है वो इनको मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, CO2, और इन्होंने जो एयर से ऑक्सीजन लेके आया है वो किसको मिल जाएंगे, ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को। सो ये है पूरी कहानी किसकी, रेस्पिरेटरी जोन की। तो आई होप कि रेस्पिरेटरी जोन एंड द कंडक्टिंग जोन आप लोग को समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी इजी, बट क्लियरिटी होनी चाहिए कि होता क्या है। सो दिस इज द डायग्राम एंड द फंक्शन एंड अबाउट दिस सेल।